हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी IBO की यूनिट 15 इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट कि हमें कैश मैनेजमेंट की नीड क्यों है। कैश मैनेजमेंट लाइक एनी अदर फंक्शन कैन बी एग्जामिन फ्रॉम टू परस्पेक्टिव, एंड इंट्रा कंट्री परस्पेक्टिव एंड अदर इज इंटर कंट्री परस्पेक्टिव। इंट्रा कंट्री पर्सपेक्टिव मतलब एक कंट्री के अंदर का जो पर्सपेक्टिव होता है ट्रेड से रिलेटेड, उस एमएनसीज का, उससे रिलेटेड कि उस कंट्री के अंदर वो एमएनसी अपने ट्रेड को या कह सकते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन को किस तरह करे, उसे उस कंट्री के अंदर जहां भी नीड हो फाइनेंस की उसको किस तरह पूरी करी जाए, अपने सारे ऑपरेशंस के लिए फंड्स को कैसे कलेक्ट करे, उस चीज से काम होता है। और दूसरा होता है इंट्रा पर्सपेक्टिव, मतलब एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री के अंदर जो फाइनेंस को ट्रांसफर करते हैं, या अगर उसको किसी दूसरी कंट्री के अंदर फाइनेंस की नीड है, फंड्स की नीड है, तो उसको कैसे दूसरी कंट्री में अवेलेबल कराया जा सके, किस तरह उसका अरेंजमेंट किया जा सके, या दूसरी कंट्री में जो भी हमें अर्निंग्स हुई है उसको किस तरह अपनी कंट्री में लाया जाए। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड नॉर्मली आपके दो तरह से पर्सपेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के लिए, कैश मैनेजमेंट के। एक होता है आपकी कंट्री का पर्सपेक्टिव और एक होता है आपका इंटरनेशनल लेवल का पर्सपेक्टिव, जहां पर आप अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। अब इंट्रा कंट्री कैश मैनेजमेंट डील्स विद द पेमेंट सिस्टम, बैंक, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोविंग सोर्सेज अवेलेबल इन द पर्टिकुलर कंट्री। अब इंट्रा कंट्री के अंदर बात होती है कि किस तरह के हमारी कंट्री के बैंक है, क्या उनका पेमेंट सिस्टम है, या कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम किस कहाँ कहाँ से बोरोविंग कर रहे हैं। तो इन सभी का जो रिकॉर्ड रखना होता है या इन सभी को मेंटेन करना होता है, इन सभी का जो मैनेजमेंट होता है, वो तो कहलाता है हमारा इंट्रा कंट्री इंटर कंट्री। अब इंटर कंट्री के अंदर बात करते हैं। इंटर कंट्री मैनेजमेंट डील्स विद द कैश मूवमेंट अलॉन्ग सेवरल कंट्रीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारा जो कैश का मूवमेंट है किस तरह होगा, किस तरह हम अलग अलग सब्सिडीज से, अलग अलग एफिलिएट से कैश को अपनी कंट्री में लाएंगे, कैसे कैसे उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी करेंसीज के हिसाब से, उनको जो अपने नीड होगी ऑपरेशन के लिए हमको किस तरह कैश अवेलेबल कराएंगे। तो ये सब होता है मेन पर्पस आपका इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट का। द की कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस बिटवीन inter-country cash management and intra-country cash management is foreign exchange. As corporations continue to expand their operations beyond their resident borders and money and foreign exchange market remain volatile, managing cash resources globally increase its importance। तो जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो हर टाइम बदलते रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज हमारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो भी बदलती रहती हैं डे बाय डे। हम ये नहीं कह सकते आज जो हमारी करेंसीज का एक्सचेंज रेट है फ्यूचर में भी एक्सचेंज रेट वही होगा। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम अपनी चाहते हैं कि हम इस तरह हम उसको मैनेज कर पाएँ कि जहाँ भी हमें इंटरनेशनल लेवल पर नीड हो फाइनेंस की, करेंसीज की, कैपिटल की, उस चीज़ को ईजिली अवेलेबल कराया जा सके उसी टाइम पर। अब कई बार क्या होता है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रिजल्टिंग हाई इन द वोलेटाइल इंटरेस्ट रेट हैव बीन इंक्रीज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मैनेजमेंट। अब कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जिस कंट्री का इन्फ्लेशन रेट होएगा वहाँ पर जो करेंसी की वैल्यू होएगी, वहाँ पर आपने जो अगर कोई लोन भी ले रखा है तो उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। या कह सकते हैं अगर किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट कम है या इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो गया तो वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी। हर चीज़ इफेक्ट पड़ेगा अपने बिजनेस के ऊपर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज फंड अवेलेबिलिटी, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके जो फंड है उसके उसको मैक्सिमाइज करना, मतलब उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना, जिसके थ्रू कि आप अपनी जो भी ऑपरेटिंग वर्क होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं या आपके फॉरेन एक्सचेंज रिस्क होते हैं, उनको कम से कम कर सकें। तो नॉर्मली इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, आपका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हैं या इंटर कंट्री ट्रेड करते हैं या इंटर कंट्री पर्सपेक्टिव होता है वो कहलाता है। और दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग कैश एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो नॉर्मली इन्हीं दो पर्सपेक्टिव की वजह से करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक तो हम लिक्विडिटी के लिए कैश को मैनेज करते हैं कि जिस कंट्री में हमें जितनी नीड हो वहाँ पर उस कैश को ईजिली अवेलेबल करवाया जा सके विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी बैरियर। वो तभी होगा जब हमारा जो कैश का मैनेजमेंट होगा वो अच्छा होगा। और दूसरा होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन। अब कैपिटल प्रिजर्वेशन की बात करें कि हर कंट्री चाहती है कि अपनी कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और उस जो उसके पास कैपिटल है उसको सिक्योर करे। ये ना हो कि किसी कंट्री के अंदर उसका जो कैश है, वो कैपिटल है, वो कह सकते हैं ब्लॉक हो जाए। तो उन सभी चीज़ों को आप किस तरह कम कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस इन इंटरनेशनल बैंकिंग। अब इंटरनेशनल बैंकिंग के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम चेंजेस की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे आज के हम 10 साल पहले की बात करें ट्रेड के अंदर, तो उस टाइम पे जैसे आपकी इंटरनेट बैंकिंग थी, आपके कह सकते हैं स्विफ्ट था, या फिर आपका जो
जो हम बॉक्स यूज़ करने लगे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं आ चुकी हैं जो कि पहले के टाइम पे नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। जैसे आपका स्विफ्ट है या आपका जो करेंसी स्वैप है, ये सब कुछ इतना नहीं था कि आज के 10 साल पहले भी इनकी कंडीशन यही थी। तो ये कुछ ऐसे नए तरीके आए हैं जो मार्केट को, या उन्होंने कहा है इंटरनेशनल बैंकिंग को या बैंकिंग स्ट्रक्चर को टोटल वे में चेंज करके रख दिया है। द कंपोनेंट ऑफ बैंक अकाउंट कंट्रोल्स आर बैंक अकाउंट आर्किटेक्चर, balance information. Third is bank cost. A bank account should be structured to avoid idle balance. This is accomplished by establishing three types of accounts: collection accounts, concentration account and disbursement account. Collection account की अगर हम बात करें, collection account channels funds into a concentration account. Investment or borrowing occurs from the concentration account. Disbursement account are funds from the concentration account. तो नॉर्मली इसके अंदर हमारा जो अब इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग काम के लिए हमारे अकाउंट्स को पार्टीशन कर दिया गया है कि हम किस तरह के काम के लिए किस तरह के अकाउंट का यूज़ करें। जैसे हमारा कलेक्शन अकाउंट है कि उसके अंदर सिर्फ हम पेमेंट करते हैं, कंसंट्रेशन अकाउंट है वो अलग बात करते हैं, और डिसबर्समेंट अकाउंट होता है कि जब हमारी जो पेमेंट जाती है हमारी तरफ से उसके लिए अलग यूज़ करते हैं। मतलब हर काम के लिए अलग अलग हमने पार्टीशन कर दी गई है अपने अकाउंट्स के अंदर। जिसके बात करते हैं हमारा जो ट्रांसफ़र होता है, पहले की बात करें तो पहले करेंसीज़ को ट्रांसफ़र होने में, हमारी पेमेंट को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता है। लेकिन आज के टाइम पे हम रैपिड ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं। रैपिड ट्रांसफ़र कैन आल्सो बी अकम्प्लिश्ड थ्रू अ बैंक कॉरेस्पोंडेंट नेटवर्क, थ्रू इट बिकम समव्हाट मोर डिफिकल्ट टू अरेंज सेम डे फंड्स ऑफ फंड, सेम डे वैल्यू ऑफ फंड्स। तो पहले क्या था कि हम उसी डे करेंसीज के एक्सचेंज को नहीं कर पाते थे, पेमेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो हमारे कोरस्पोंडेंट बैंक के जो नेटवर्क है उसके थ्रू हम रैपिड पेमेंट कर सकते हैं। मतलब जब हमें ट्रांजेक्शन हुई उसी टाइम उसकी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब जो इनका जो नेटवर्क है बैंक का वो भी बढ़ता जा रहा है। हो सकता है सेम कंट्री की ब्रांच, सेम बैंक की ब्रांच आपकी कंट्री में हो और सेम कंट्री की ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में भी हो। तो वहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे ही अपनी कंट्री में उसको सबमिट करोगे, पेमेंट करोगे अपने बैंक में, वो उसकी जो ट्रांजेक्शन होती है उसको बहुत स्पीडली करेगा, रैपिड फॉर्म में करेगा, क्योंकि दोनों ब्रांचेस सेम ही बैंक की होंगी। उनके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनका जो कह सकते हैं पूरा कंट्रोल होता है आपकी ट्रांजेक्शन के ऊपर कि आपने कितनी ट्रांजेक्शन्स करी है, आपके अकाउंट की डिटेल्स होती है, वो सब कुछ उनके पास पहले से अवेलेबल होती हैं। अनदर मीन्स ऑफ oscillating the funds of flow of funds is box लॉक बॉक्स अरेंजमेंट। अब बॉक्स लॉक्स अरेंजमेंट क्या होता है? ये हमारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉर्पोरेट्स को। अब ज़रूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट्स कहीं से भी फंड्स अरेंज कर रहे हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हर छोटी-छोटी जगह पर, या कह सकते हैं छोटे-छोटे एरिया में, डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटीज़ में जाकर वो फंड्स का कलेक्शन करें। तो क्या करते हैं, बैंक्स के थ्रू सर्विस ले लेते हैं, और बैंक कह सकते हैं हमारे जो रीजनल या रूरल जो होते हैं एरियाज, मतलब ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर बैंक की इतनी सर्विस अवेलेबल नहीं होती या फंडिंग की इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, जहाँ के थ्रू फंड्स को लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अलग अलग जगह पर बैंक अपने एक लॉक बॉक्स को इस्टेब्लिश कर देते हैं। आप इस तरह कह सकते हैं जैसे आपके की लेटर बॉक्स होते हैं, उनको अलग अलग जगह पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, और वहाँ पर हमारा जो फंड्स का स्टेटमेंट होता है, हमारा जो फंड्स कलेक्शन होता है, मतलब जिसको भी फंड्स सबमिट करना होता है, उस बॉक्स के अंदर अपने फंड्स को डालकर अपने एक रिसिप्ट डाल देता है कि हाँ उसकी क्या डिटेल है, उसने फंड को क्यों डाला उसके अंदर। क्योंकि हो सकता है अब हमने कोई शेयर्स इशू करे, या हमें अपने शेयर होल्डर से कोई पैसे लेने थे, या कोई भी तरह का अरेंजमेंट, या हमें पेमेंट करनी थी किसी किसी दूसरे पर्सन की, तो हम जरूरी नहीं कि उस पर्सन को जाकर वो पेमेंट करेंगे। हम अपने लॉक बॉक्स में जाकर अपनी पेमेंट को और अपनी रिसिप्ट को सबमिट कर देंगे, डाल देंगे, और फिर बैंक के एम्प्लॉय आएंगे, वो जितने भी उनके पास जो लॉक बॉक्स होते हैं सबको ओपन करते हैं, सबकी रिसिप्ट लेते हैं, सबके चेक्स उसके अंदर से निकालते हैं, और उनको क्लियर कर कर हमारे अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। तो ये भी पहले इसका अरेंजमेंट नहीं था, आपका लॉक बॉक्स का अरेंजमेंट था, लेकिन अब ये टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। With concentrated banking, remittance are received by a collection center and deposit in the bank after processing. तो हमारे जो बैंक होते हैं इसके अंदर उन्हें कुछ कमीशन मिल जाता है इस पूरी सर्विस को करने के लिए, क्योंकि हमें कोई पेमेंट करनी है या हमें कोई पेमेंट आएगी, तो उसके लिए एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं। द पर्पज ऑफ लॉक बॉक्स अरेंजमेंट इज टू एलिमिनेट द टाइम बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंसेज बाय द कंपनी एंड देयर डिपॉजिट इन द बैंक। अब इसका मतलब क्या है? मतलब हमारी जो कंपनी और जो डिपॉजिटर है उनके बीच में टाइम गैप लगता था, प्रोसेस हुआ करती थी, उस प्रोसेस को, उस टाइम को कम करने के लिए, उस टाइम को बचाने के लिए इस लॉक बॉक्स का सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर हमारे जो डिपॉजिटर होते हैं डायरेक्ट अपनी जो उनका कैश होता है या उनका डिपॉजिट होती है लॉक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, और बैंक एम्प्लॉय उसको आकर, जो एजेंट होते हैं बैंक के, वो उस लॉक बॉक्स को ओपन करते हैं। उसकी कह सकते हैं उसका जो मेंटेनेंस काम होता है या उसका जो प्रॉपर ऑपरेशन होता है, एक्टिविटी होती है, उन एजेंट्स के थ्रू ही करी जाती है। उस लॉक बॉक्स के थ्रू उस चेक्स को निकालते हैं, डिपॉजिट स्लिप्स को निकालते हैं, और उनका फिर जो भी अमाउंट डेबिट या क्रेडिट होना होता है वो कंपनी के पर्सपेक्टिव में, या कह सकते हैं हमारा जो डिपॉजिटर है उसके पर्सपेक्टिव में उसको कंप्लीट कर देते हैं।
The company rents a local post office box and authorizes its bank each of those cities to pick the remittances in the box. Customers are billed with instructions to mail their remittances to the lock box. The bank picks up the mail several times a day. A deposit in the checks of company's account. The checks are microfilm for the record purpose and clear for collection. The company attached a deposit slip and a list of payment together with the any material in the envelope. This procedures frees the company from हैंडलिंग एंड डिपॉजिटिंग द चेक्स। अब किसमें क्या होता है कि जो कई जगह क्या होता है कि जो जैसे हमारे डिपॉजिटर ने कोई सबमिशन करा है, डिपॉजिट करा, तो उसके थ्रू एक तरह से मेल भी कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को कि हाँ उन्होंने इस लॉक बॉक्स के अंदर अपनी मेल कर दी गई है। अभी लॉक बॉक्स होते हैं कई बार ये पोस्ट ऑफिस से एज अ रेंट पर भी ले लिए जाते हैं। मतलब क्या करते हैं कि हमारा जो लोकल पोस्ट ऑफिस था उसके उन्होंने पोस्ट ऑफिस को रेंट पर ले लेते हैं और ऑथराइज एजेंटीज को उसको हायर कर लेते हैं कि उसके ऑपरेशंस के लिए, मतलब जो हमारे बैंकर्स होते हैं उस कंट्री के, उस सिटीज के। In any other countries, national banks allows account to be same branches. Movement, money movement then involves international accounting. Very sophisticated bank network, such as those in Canada and Sweden, allows cash to pool into one concentration account while maintaining sub accounts and the local operating level. These provide for a centralized pool of cash and decentralized book कीपिंग एंड रिकंसिलेशन। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो अब यही फैसिलिटी देने लगे कि आप अपने ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स के लिए एक सिंगल बैंक का यूज़ करें। मतलब आपने दिन में 4 से 5 तरह की ट्रांजेक्शन्स करी है, तो ये बैंक आपकी खुद ही उन सारी ट्रांजेक्शन्स को खुद ही इवेल्युएट करेगा, रिवैल्यूएशन करेगा और उसके बाद आपका जो भी बैलेंस होता है पेमेंट का, रिसीविंग का, उसको खुद ही आपके बिहाफ पर कंप्लीट कर देता है। मतलब ये नहीं है कि अब आपकी अलग अलग तरह की आपको एंट्री करनी पड़ेगी, आपकी ट्रांजेक्शन बढ़ेगी और जब आप एंट्रीज कम करोगे तो आप वहाँ पर आपका जो कह सकते हैं टैक्स लगता है या एक्सपेंस आता है वो भी कम हो जाता है। Establishing a simple bank account architecture is not always entirely feasible. Foreign exchange regulations might force a separate of funds of tax regulations might limit the potential to move funds among subsidiaries। और कई बार ये भी होता है कि हम जरूरी नहीं है कि एक ही सिंगल फंड्स का यूज़ कर सके, सिंगल अकाउंट का यूज़ कर पाएँ। कई तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरह से बैन कर देती हैं क्योंकि कंट्रीज़ को पता है अगर वो सिंगल अकाउंट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर उस कंट्री के बैंक को जो प्रॉफिट होता है, जो टैक्स मिलता है वो कम हो जाएगा और उसके थ्रू कहीं न कहीं उस कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन होता है वो कम हो जाएगा, तो उस चीज़ को बैन भी कर दिया जाता है। गिवन द पॉसिबल बैंक account architecture, balance information must be available to control balance level in the concentration account and to adequate minors collections and disbursement account. In many countries, the only way to obtain balance information are through a daily statement, phoning the bank directly or requesting a telex. Sometimes even if a bank is willing to provide timely balance information, it might not have the operating capacity। अब दूसरी कंट्रीज के अंदर हम जो हमारे कह सकते हैं ट्रेड से रिलेटेड हमारे बैलेंस की इन्फॉर्मेशन होती थी, आज की हम बात करें तो हम हो सकता है हम बैंक से डेली बेस पे भी स्टेटमेंट ले सकते हैं, उनके कॉल कर सकते हैं, टेलेक्स कर सकते हैं या फिर कई ऐसे ही बैंक हैं जो अपने कॉर्पोरेट्स को, शेयर होल्डर्स को या कह सकते हैं जो उनके लेंडर्स हैं उनको डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन हुई है, क्या नहीं हुई है। तो ये कह सकते हैं बहुत सारे चेंजेस आपके आ गए हैं। तो इसके अंदर अगर सिर्फ हम बात करें कि हम रिसिप्ट की अब जो हम तरीका बदल चुका है रिसिप्ट का, तो रिसिप्ट के अंदर हमारे कह सकते हैं 4 बॉक्स हैं। रिसीप्ट ऑफ पेमेंट मतलब किस तरह पेमेंट कलेक्शन करते हैं। एक तो हम कलेक्शन करते हैं हम लॉक बॉक्सेस के थ्रू, हमने अपने अलग अलग एरियाज में अपने लॉक बॉक्स को स्टैब्लिश कर दिया है, बैंक एजेंट्स को हायर कर दिया है। अब हमारे डिपॉजिटर डायरेक्ट बैंक में जाने के कंपैरिजन सीधे वो हमारे ही लॉक बॉक्स में अपने अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब हम जो फंड्स को ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हैं और बहुत ये प्रोसेस बहुत तेज होता है। पहले क्या हुआ करता, हमें बैंक जाना पड़ा करता, फिजिकल अपने करेंसीज को, अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा करता। लेकिन आज के टाइम पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे का यूज़ कर उस फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मोबिलाइजेशन सेंटर्स और नेक्स्ट आपका केबल रेमिटेंसेस। तो कैसे देख सकते हैं कि किस तरह इंटरनेट की हेल्प से हमारा जो ट्रांजेक्शन थी, इंटरनेशनल बैंकिंग थी, वो कितनी चेंज हो गई है। अब बात करते हैं कि हम जब पेमेंट करते हैं इसके अंदर, तो पेमेंट के अंदर भी आपका केबल रेमिटेंसेस, एस्टेब्लिशिंग अकाउंट इन कस्टमर्स बैंक, नेगोशिएटिंग विद बैंक ऑन वैल्यू डेटिंग या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसके अंदर भी आप इलेक्ट्रॉनिक वे में आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं आपका जो कस्टमर का बैंक है आप उसी अकाउंट में अपने, अगर आप भी उसी के अंदर अपनी कह सकते हैं अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपकी जो पेमेंट होती है या फिर आपका जो ट्रांजेक्शन का टाइम होता है वो भी घट जाता है और आप एफिशिएंट वे में उस ट्रांजेक्शन को कर पाते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कैश साइकिल इन कैश मैनेजमेंट।
तो हमारा जिसमें बात की जाती है, हमारा जो कैश होता है वो कहीं भी लॉक नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो मूवमेंट है वो चलती रहनी चाहिए। A well-designed cash program, as you have seen, follow a few simple ground rules. There is a cash management center. They receives and disburse timely information relating to cash movement on a number of banks accounts strategically placed to the serve the need of the company's operating divisions. Information is next आपका information is distributed on the basis to need to know which is different forms of cash requirement. Next आपका short payment channel involving a minimum number of banks allow for maximum control. Next आपका modern communication system are used. Next आपका efficient banks with high standards of customer services are employed. Next आपका there is a minimal impact on the internal corporate organization decision making and pattern of accounting system. तो हम बात करते हैं कि कैश मैनेजमेंट का, या हमारी जो कैश साइकिल होती है ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, या क्या इंपॉर्टेंस है हमारा कैश मैनेजमेंट के अंदर। तो कैश साइकिल का मतलब ही क्या है कि आपका कैश किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं, आपका कैश के ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर आप किसी चैनल का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो उसमें अंदर कह सकते हैं कितने बैंक अलाउ आपने करे हैं, या आपका इन्फॉर्मेशन आपके पास जो आपके कैश रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन कब की है, कितनी अपडेटेड है। हो सकता है आपने कोई ट्रेड कर ली, आपने कोई पेमेंट कर ली, रिसीव कर ली, लेकिन उसके ऊपर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वही आपके पास नहीं है। आपके जो कैश रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से आ रही है, उन सभी के बारे में आपको ना पता हो। तो नॉर्मली इसके अंदर सिर्फ यही बात करी गई है कि आपकी कैश साइकिल के क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपका जो हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा, मतलब कहाँ पर हमारा कितना पैसा लग रखा है, कहाँ से हमने कितनी बोरोविंग करी है, कहाँ पर हमारा कितना जाना है, किस तरह के एक्सचेंज रेट को यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर हम दूसरी कंट्री से पैसे को अपनी कंट्री में ला रहे हैं तो उसकी क्या साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, किस मीडियम का यूज़ कर उस कंट्री की करेंसीज को हम अपनी कंट्री करेंसीज में चेंज कर रहे हैं, ये सब कुछ कहलाता है आपका कैश साइकिल। कि हम किस तरह कैश को, हमारी कैश साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, मतलब हमारा जब हमने कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को परचेज करा वहाँ से हमारी स्टार्ट होती है कैश साइकिल। और उसके बाद से वो कैश किस तरह हमारी कंपनी के कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर इंक्लूड होता है, वहाँ तक कैश का जो कह सकते हैं ट्रांजेक्शन होती है, वहाँ का जो उसका जो टाइम पीरियड होता है वही हमारा कैश साइकिल कहलाता है। तो ये हमारे कैश मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के ट्रांजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हम कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, या किस तरह का वे ऑफ मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी करेंसीज को ट्रांसफ़र करने के लिए, कौन सी ब्रांचेज है, कितना हमारा एक्सपेंस और कितना हमारा कंट्रोल हमारे कैश के ऊपर। नेक्स्ट आपका सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि आपका जो कैश का मैनेजमेंट होता है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, और कईयों का मानना है कि ये डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो हर चीज़ के अपने कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ लॉस होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रलाइज के बारे में, तो सेंट्रलाइज के भी कुछ बेनिफिट हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है, कंटिन्यूस मॉनिटर नेट ओपन पोजीशन एंड टेक एक्शन। तो अगर हम सेंट्रलाइज हमारा मैनेजमेंट है कैश का, तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बारे में पता रहेगा, नेट पोजीशन क्या है, नेट वैल्यू है, उसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर से बेटर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई ऑल अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटिंग एक्सपोजर्स बिटवीन ऑपरेटिंग यूनिट्स। अब दूसरा होता है, अगर हमें हमारी ओवरऑल वर्ल्ड की जो सब्सिडीज हैं उनके अंदर हमारा जो मैनेजमेंट है कैश का वो सेंट्रलाइज है, तो हमें हर किसी का पता है कि हमें किस कंट्री में कितनी पेमेंट करनी है, किससे कितनी लेनी है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है हर कंट्री की, तो वहाँ पर हम जो उनकी पेमेंट होती है, जो ट्रांजेक्शन होती है, उनको कम भी कर सकते हैं विद द यूज ऑफ सेंट्रलाइजेशन कैश मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टाइज इन सपोर्ट ऑफ द ऑपरेटिंग यूनिट डे टू डे एक्टिविटीज एंड टू मैक्सिमाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट प्रॉफिट पोटेंशियल इनहेरेंट टू देयर बिजनेस। अब अगर हमारे पास कह सकते हैं सेंट्रलाइज हमारे पास कैश मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर हम उसके अपना जो इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है उसको बढ़ा सकते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट होता है उसको भी इंक्रीज होते हैं। क्योंकि जब हम सेंट्रलाइज की बात करते हैं तो वहीं पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, कह सकते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कि किस तरह हम अपनी जो हमारा अमाउंट होता है, हमारे पास जो बैलेंस होता है, किस तरह हम अपनी कंट्रीज के अपनी ही सब्सिडीज के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं खुद की सब्सिडीज से, और हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा कैश का फ्लो होता है, उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली वे में ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट होता है इसका पॉइंट आपका प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्टिंग, कि हमारे पास अब एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट होती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, कि हमारे पास किस कंट्री का कितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, कितनी करेंसीज हमारे पास अवेलेबल है दूसरी दूसरी कंट्री की। क्योंकि हम अलग अलग कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, तो हम एक तरह से एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो हमें बता सके कि हमारे पास कितना फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज का। Funds are delivered and transactions are minimized. However, it can be difficult and expensive to match settlement dates and forwarding exactly.
Spot transactions are used to bring exposure with the acceptable range. The main advantage of this method is that foreign exchange fluctuations are kept within a set band. अब हम बात करते हैं कि हम जो कह सकते हैं हमारा जो एक्सपेंस होता है या फिर हमारी जो कहते हैं सेटलमेंट का डेट होता है, तो वो हम क्या करते हैं इसके अंदर अगर सेंट्रलाइज है तो उसके अंदर हम उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर होता है क्या है कि अगर हमारा कोई सेंट्रल है हमारे पास, मतलब सेंट्रल कैश मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर हम अपने फंड्स को कह सकते हैं मिनिमाइज भी कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। हो सकता है हमें एक कंट्री से पैसे लेने हो और दूसरी कंट्री को देने हो, लेकिन उन कंट्री के अंदर कह सकते हैं कोई ऐसा हमें रिलेशन दिख जाए कि हाँ हो सकता है हमें इन फ्यूचर में किसी दूसरी कंट्री दूसरे ट्रेडर को इसको देने थे, या कह सकते हैं हमने उससे लिए, हमने उसको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी फिर उसने भी हमें इंपोर्ट करी, तो उसके थ्रू अगर हमारे पास कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, हो सकता है हमने उसको एक्सपोर्ट किसी दूसरी कंट्री से कराओ और इंपोर्ट किसी दूसरी कंट्री से कराओ। तो अगर हमारे पास वहाँ पर एक सेंट्रलाइज डिटेल है, सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसके बात करते हैं कि हमारा जो एडवांटेजेस हैं कैश मैनेजमेंट के वो क्या क्या है, मतलब जो सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट है उसका एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला इसका नेटिंग। नेटिंग मतलब होता क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन की बात करें, एक ए कंट्री है, एक बी है और एक सी, मतलब तीनों कॉर्पोरेट्स हैं। ए और सी एक ही कंपनी के दोनों ब्रांचेस हैं और बी अलग कॉर्पोरेट की ब्रांच है। अब ए से कोई प्रोडक्ट बी ने एक्सपोर्ट किया, मतलब बी ने एक्सपोर्ट किया मतलब बी ने परचेज करा है। अब बी से कोई प्रोडक्ट हमारी सी एक्सपोर्ट कर रही है, सी परचेज कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी तो पैसे देगा हमारे ए को और सी पैसे देगी बी को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी अपना टोटल यहाँ पर तीनों कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अपना एक सेटलमेंट कर लेंगी कि कितनी बी की लाइबिलिटीज होती है सी या ए के अगेंस्ट। अब हो सकता है जैसे यहाँ पर सिर्फ ए को बी को देने रहे हो यहाँ पर 100 रुपीज और सी को देने रहे हो बी को 80 रुपीज, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जो 80 रुपीज और 100 रुपीज का डिफरेंस था, क्योंकि ए और सी दोनों एक ही कंपनी की सब्सिडीज हैं, जहाँ से 80 रुपीज जो थे अब सी नहीं देगा बी को, और यहाँ पर जो 100 रुपीज था इसमें डिडक्ट होकर सिर्फ 20 रुपीज की ट्रांजेक्शन बचेगी जो कि हमारा बी करेगा ए को। तो ये होती है हमारी नेटिंग। नेक्स्ट होता है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। अब करेंसी डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। व्हेन करेंसी मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइज्ड इट इज पॉसिबल नॉट ओनली to net inflow and outflow of each separate currency, but also to consider whether the company's foreign exchange risk is sufficiently reduced by diversification the companies need not hedge। अब जब हम अलग अलग कंट्रीज के अंदर मैनेज करते हैं, हमारा जो कैश मैनेजमेंट अलग अलग कंट्रीज की करेंसी में है, तो वहाँ पर हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही कंट्री की करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, एक के अंदर ही हमारा जो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट होगा, तो हमारा पूरा इफेक्ट पड़ेगा हमारे उस बिजनेस के ऊपर उस एक कंट्री के ट्रांजेक्शन का। लेकिन अगर हमारा वहाँ पर उसको हम सेंट्रलाइज कर दें, मतलब एक अलग अलग कंट्रीज को हम एक साथ लेके आ जाएं, उनका जो मैनेजमेंट है हम हर कंट्री के साथ एक साथ ट्रेड करें, एक साथ मेंटेन करें, तो वहाँ पर जो उनका रिस्क होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट होता है पूलिंग। पूलिंग occurs when the cash is held as well well managed in central location. The advantage of pooling is that cash needs our meet wherever or occur having टू कीप प्रोक्रेशनली बैलेंस इन ईच कंट्री। अब पूलिंग होता क्या कि हम अपने सारे फंड्स को एक जगह लेके आ चुके हैं, अब अगर किसी को नीड होती है तो एग्जैक्टली उसे एट ए टाइम पर उस फंड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग ब्रांचेस हमारे पास 100 रुपीज़ आए, सिर्फ आप 10 रुपीज़ लगा सकते हैं। तो अगर उस कंट्री में किसी एक ब्रांचेस को हमारे 20 रुपीज़ चाहिए, तो अगर हम उसको सिर्फ कह सकते हैं उसका एक सिंगल मैनेजमेंट होता है, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, तो उसके लिए 20 रुपीज़ अरेंजमेंट करना मुश्किल होता, क्योंकि उसके पास अर्निंग सिर्फ 10 रुपीज़ थी। लेकिन अभी हम यहाँ बात करते हैं कि दो अलग अलग सब्सिडीज से हमने अरेंजमेंट करा उनकी अर्निंग को, और उसको एक साथ अरेंज करा दिया उस सब्सिडीज को जिसको उसके फंड की मैनेजमेंट थी। मतलब एक पूलिंग होता है कि अपने सारे फंड्स को एक साथ कलेक्ट करना, एक साथ इकट्ठा कर लेना। अब इसी के अंदर बात करते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज भी क्यों करते हैं। अब हमने तो बात कर ली कि सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का भी पर्सपेक्टिव क्या है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि अगर हम अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि हर कंट्री की जो सब्सिडीज होती हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होता है उनकी कंट्री क्या नीड है, क्या डिमांड है, क्या उनकी कंट्रीज में कंडीशन चल रही है ट्रेड से रिलेटेड, तो अपनी कंट्री के अंदर वो उस चीज़ को हमारे बेटर वे में कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। हर कंट्री का जो पॉलिटिकल रिस्क होता है, अब पॉलिटिकल रिस्क की बात करें, अगर हम उसी कंट्री की कॉरपोरेशन से कोई लोन बोरो कर रहे हैं, तो हमें पता है वहाँ पर कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है, वो उस कंट्री की जो बोरोविंग है उस कंट्री का जो मैनेजमेंट है वो बेटर होगा। अब हो सकता है कोई कंट्री ऐसा कर दे कि आप हमारी कंट्री के अंदर फंड्स को नहीं ला सकते या पूरा रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो उस कंट्री में हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो तो उसी कंट्री की सब्सिडी को करना पड़ेगा, जो कि डिसेंट्रलाइज होती है। नेक्स्ट होती है आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजेक्शन क्या कॉस्ट होती है जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये होता है कि अगर अब
जैसे कोई आप एग्जांपल ले लें कि एक फर्म से वो रिसीव करती है 2 मिलियंस की पेमेंट रिसीव करती है सेल्स के थ्रू, अपनी सब्सिडीज के थ्रू, और उसे नीड है एंड इट नीड्स अप्रोक्सीमेटली दिस क्वांटिटी ऑफ वॉन इन द मीट ऑफ पेमेंट इन 2 मंथ्स और लेटर। अब सेंट्रलाइज्ड कोई पेमेंट थी, अब हो सकता है उसने अभी तो कोई रिसीविंग करी पेमेंट, वो सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट के पास चली गई और 2 महीने बाद उसे खुद उसी अमाउंट की नीड थी, तो फिर हमारे जो कह सकते हैं जो पेरेंट कंपनी होगी उस कैश को उस हमारी सब्सिडी को भेजेगी, दूसरी कंट्री में भेजेगी, तो वहाँ पर जो एक्सपेंस होगा वो बढ़ेगा। लेकिन अभी वो अगर डिसेंट्रलाइज होता, मतलब उस हमारी जो सब्सिडरी है उसके पास इंफॉर्मेशन होती कि इन फ्यूचर में मुझे इस कैश की नीड पड़ सकती है, या कैश का जो मैनेजमेंट होता है वो खुद कर रही होती, तो इन फ्यूचर में उसे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपने पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, वो कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, या फिर हमारा जो ट्रांसलेशन एक्सपोजर होता है वो भी नहीं होता, वो भी कम हो जाता। तो ये होता है कि, और दूसरा होता है कि आपका लिक्विडिटी कंसिडरेशंस। अब लिक्विडिटी क्या होता है कि हर कंट्री के अंदर अगर सब्सिडरी के अंदर पास इतना पैसा है, मतलब खुद वो अपना मेंटेन अकाउंट करती है, तो उसे पता है कि उसे किस तरह अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है, किस तरह की करेंसीज का क्या नेचर है उसकी कंट्रीज का, और फ्यूचर में क्या कह सकते हैं क्या हो सकता है, क्या रिस्क है। अगर वो खुद ही मैनेज करेगी तो अपनी कंट्री के रिस्क से, अपनी कंट्री कंडीशन से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से ज़्यादा अवेयर होते हैं कंपैरिजन टू डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट, तो उस कंडीशन में वो उस कंट्री के हिसाब से ज़्यादा अच्छा से या ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे उस कंट्री के मैनेजमेंट को। क्योंकि अगर आप खुद बात करें, आपको बोल दिया जाए आप 10 कंट्रीज़ का अलग अलग मैनेजमेंट करो, तो आप इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे मैनेज उस चीज़ को, जितना कि अगर आपको सिर्फ एक कंट्री को मैनेज करने के लिए बोला जाए। ये थे कुछ सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट की। अगर हम सेंट्रलाइज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है, डिसेंट्रलाइज करते हैं तो उसके क्या कह सकते हैं, क्या मैनेजमेंट क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। अब रोल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन कैश मैनेजमेंट। अब रोल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है, तो एक तरह की टेक्निक होती है अपने फंड्स को ट्रांसफर करने की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, और इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं दोनों हमारी सब्सिडीज हमारी होती हैं, दोनों कंपनी हमारी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट अपने पैसे को दूसरी कंट्री में नहीं भेज सकते, तो क्या करते हैं हम एक सब्सिडी से किसी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं अपनी दूसरी कंट्री की सब्सिडीज के थ्रू, और वहाँ पर उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग हम उस कैश को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी कंट्री के अंदर। तो नॉर्मली इसका यही है कि कई बार हमारी दूसरी कंट्रीज के अंदर हमारे फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस ब्लॉक फंड को किस तरह निकाला जाए। अब जैसे हो सकता है हमारे पास ये दो सब्सिडीज थी, एक ए सब्सिडी एक कंट्री में और दूसरी बी सब्सिडी, तो बी सब्सिडी की कंट्री ने क्या कहा कि अब हमारी कंट्री से अपने फंड को नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से, तो हम क्या करेंगे, अब जो बी सब्सिडी है किसी प्रोडक्ट ए अपना प्रोडक्ट सेल करेगा बी को, और इसके रिगार्डिंग दोनों कंपनी एक ही ओनर की है, एक ही पेरेंट कंपनी की ब्रांचेस है, तो इसके रिगार्डिंग क्या करेगी, बी कुछ अमाउंट या कैश जो इन दोनों के बीच में आपस में बात होगी, कॉन्टैक्ट होगा, और वो फिर वो अमाउंट उसको एज अ सेल्स के लिए दिखा देगा कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज करा है और उसकी पेमेंट मैं दे रहा हूँ। इसके थ्रू क्या होगा, जो बी की जो कह सकते हैं जो कैश ब्लॉक हो चुका था बी कंट्री के अंदर, वो कैश पहुंच जाएगा हमारे ए कंट्री के पास, ए पेरेंट कंपनी के पास। तो नॉर्मली इसका आपका रोल ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग यही है कि इसका नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अपनी जो ब्लॉक फंड होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए, या फिर कह सकते हैं इसके अंदर आपकी कह सकते हैं कि एमएनसी आपका क्यों यूज़ करती है। इन केस ऑफ एमएनसी देयर आर सर्ट कॉन्स्टेंट ऑन द पोजिशनिंग ऑफ रिस्क ड्यू टू डिसबर्समेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका टैक्स पॉलिसी इन द फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ आस्क एंड बिड प्राइसेस, और लास्ट आपका लिक्विडिटी। तो कह सकते हैं हमारे टैक्स को बचाने के लिए, अब हो सकता है ए कंट्री के अंदर टैक्स रेट है जो कम हो और बी कंट्री के अंदर टैक्स रेट ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे बी कंट्री के अंदर अपने प्रॉफिट को ना दिखाकर सारा का सारा प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट अपना ए कंट्री के अंदर दिखाएंगे, जिसके थ्रू कि हम यहाँ पर टैक्स देंगे, और जिस कंट्री के अंदर टैक्स रेट कम है तो वहीं पर अपने प्रॉफिट को दिखाकर अपनी अर्निंग को भी बढ़ा लेंगे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में मैंने प्रीवियस यूनिट्स में भी डिस्कस करा है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या मेथड होता है और ऑर्गेनाइजेशन इनका किस तरह यूज़ करती है अपने कैश मैनेजमेंट में या अपने टैक्स को बचाने के लिए। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट ऑफ ब्लॉक फंड। अब ब्लॉक फंड की बात करें, सिचुएशन ऑफ ब्लॉक फंड अराइजेस व्हेन एनी गवर्नमेंट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस लिमिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आइदर पार्शियल और टोटल। तो कई बार हमारे इकोनॉमिक ऐसे रिस्क आ जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, जिसके थ्रू उस कंट्री गवर्नमेंट बैन लगा देती है कि अब आप हमारी कंट्री से अपने फंड्स को निकाल नहीं सकते, या वो पार्शली हो या ओवरऑल हो। इसमें होता है कि अगर आपको कुछ टाइम के लिए उन्होंने उस पर ब्लॉक करा है, तो उस कंडीशन में तो आप ठीक है, कुछ टाइम बाद वो उसका रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने अगर उसको परमानेंट लगा दिया गया है, लॉन्ग टाइम के लिए लगाया गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, किस तरह उस फंड को अपनी कंट्री में लेके आओगे जो कि ब्लॉक हो चुका है। इसके अंदर सबसे पहला मेथड होता है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का मैंने आपको बता ही दिया कि क्या कॉन्सेप्ट होता है
कि दोनों कंट्रीज में हमारी सेम पेरेंट कंपनी की सब्सिडीज होती हैं और उन्हीं के आपस में हम ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनकी पेमेंट के हिसाब से हम अपने सारे ब्लॉक फंड को निकाल लेते हैं। दूसरा होता है अनबाउंडिंग ऑफ कैश फ्लो। तीसरा होता है लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट्स। नेक्स्ट होता है आपका क्रिएटिंग अनरिलेटेड एक्सपोर्ट ऑफ होस्ट कंट्री। और नेक्स्ट है आपका ऑब्टेनिंग स्पेशल डिस्पेंसेशन ऑफ रिपेट्रिएट। तो इसमें होता है आपका जो 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट आपका, दूसरा आपका ट्रांसफर प्राइसिंग और तीसरा आपका अनबाउंडिंग ऑफ कैश फ्लो। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली आपका लीडिंग एंड लैगिंग अगर हम बात करें तो इनमें से एक बात करती है पास्ट की पेमेंट से रिलेटेड, की पास्ट के इन्फॉर्मेशन को देखकर कि क्या हमारी पास्ट की इन्फॉर्मेशन रही है, क्या कंडीशन रही है, क्या इन्वायरमेंट रहा है और हमारी क्या पेमेंट की कंडीशन हो सकती है। और एक देखती है कि अभी जो कंडीशन चल रहे हैं उससे फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हमारा कोविड आया तो देखा आपने ओवरऑल वर्ल्ड पे इसका इफेक्ट देखा गया। कई करेंसीज के कई कह सकते हैं कई कॉर्पोरेट्स के फंड्स ब्लॉक हो गए काफ़ी जगह। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, इन सभी का यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम आपका अगर मूवमेंट ऑफ ब्लॉक फंड की बात करें तो इसके अंदर हम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।